हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी ट्यूटोरियल में। और आज का टॉपिक है महिला कार्यबल क्षमता का दोहन। और चूंकि यह ट्यूटोरियल 8/3/2022 को द हिंदू में प्रकाशित इंटरनेशनल वुमेन्स डे रीपिंग द पोटेंशियल ऑफ द फीमेल वर्कफोर्स लेख पर आधारित है। इसमें भारत में महिला कार्यबल की क्षमता का दोहन कर सकने के मार्ग की चुनौतियों के संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 8 मार्च की थीम है एक संगमनीय कल के लिए आज लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो है। यद्यपि रोजगार उन क्षेत्रों में से एक है जहां लैंगिक असमानता अपने चरम स्तर पर देखी जा सकती है। भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FLP और फुल फॉर्म है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, दूर ब्रिक्स देशों में सबसे कम है और यह दक्षिण एशिया में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से भी कम है। इस समस्या के समाधान के लिए हमें दृष्टिकोण में परिवर्तन के साथ ही ठोस प्रयासों और लक्षित रणनीतियों की आवश्यकता है ताकि महिलाएं इन नए श्रम बाजार अवसरों का लाभ उठा सकें। उच्च शिक्षा तक पहुंच, कौशल प्रशिक्षण और डिजिटल प्रौद्योगिकी वे 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जो भारत को अपनी महिला श्रम शक्ति की क्षमता का लाभ उठाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इस पे बात करते हैं महिला कार्यबल भागीदारी का वर्तमान परिदृश्य के बारे में, जो कि कुछ पॉइंट्स में ही होंगे और इस पॉइंट को चलिए नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, कुछ मामलों में महिलाओं की उपस्थिति संतोषजनक है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50% है। भारत में महिला एयरलाइंस पायलट की हिस्सेदारी विश्व में उच्चतम 5% वैश्विक औसत की तुलना में 15% है। इसके अतिरिक्त अभी हाल तक भारत की लगभग आधी बैंकिंग आस्तियां महिलाओं के नेतृत्व वाले संस्थानों के अधीन थी। और चौथा टॉपिक है, इसके बावजूद भारत में कार्यबल में महिला की भागीदारी अभी भी कम बनी हुई है। भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर LFBR 20% है, जो विश्व में न्यूनतम दरों में से एक है और इसकी तुलना सऊदी अरब जैसे देशों से ही की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत महिला LFBR के मामले में 121 देशों की सूची में 121वें स्थान पर है। अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ILO द्वारा वर्ष 2018 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत की 95% से अधिक कामकाजी महिलाएं अनौपचारिक कामगार हैं, जो प्रायः श्रम गहन, निम्न भुगतान प्राप्त और अत्यधिक अनिश्चित नौकरियों कार्य परिस्थितियों में बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के कार्यरत हैं। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 2 गुणों से भी अधिक बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है और इस अवधि के बाद भी नियोक्ता के साथ आपसी समझौते के आधार पर वे वर्क फ्रॉम होम की सुविधा ले सकती हैं, जबकि 50 या अधिक महिलाओं को नियुक्त करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के लिए क्रेच सुविधा उपलब्ध कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यद्यपि इन लाभों का उपयोग अधिकांशतः औपचारिक क्षेत्र में संलग्न महिला कर्मी ही ले पाती हैं, जिनकी महिला कार्यबल में हिस्सेदारी 5% से भी कम है। वहनीय और गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल सेवाओं और मातृत्व लाभों की कमी से अनौपचारिक क्षेत्र की महिला कामगारों पर बोझ बढ़ जाता है, जिससे लैंगिक और वर्गीय असमानताओं की वृद्धि होती है। चलिए अब बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी की स्थिति के बारे में। यूनाइटेड नेशंस वीमेन UN वुमेन के अनुमानों के अनुसार महिलाएं स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के एक उल्लेखनीय अनुपात का निर्माण करती हैं और नर्सों एवं दाइयों के रूप में उनकी संख्या 80% से अधिक है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल में महिलाएं कुल कार्यबल में एक महत्वपूर्ण अनुपात रखती हैं। देखभाल सेवा क्षेत्र, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य व्यक्तिगत देखभाल सेवाएं शामिल हैं, विनिर्माण, निर्माण या अन्य सेवा क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों की तुलना में अधिक श्रम प्रधान है, जहां उपकरणों के बढ़ते प्रवेश, प्रौद्योगिकी और मशीनीकरण की वृद्धि जैसी कारकों के कारण रोजगार क्षमता प्रभावित होती है। चलिए अब बात करते हैं गिग इकोनॉमिक और महिलाओं की डिजिटल संसाधनों तक पहुंच कैसे बन सकती है। गिग इकोनॉमिक ने महामारी के दौरान भी प्रत्यास्था या लचीलेपन के गुण का प्रदर्शन किया है, जहां प्लेटफॉर्म वर्कर्स शहरी भारत में एक अनिवार्य भूमिका निभा रहे हैं। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि महिला गिग इकोनॉमी की आय सृजन क्षमता से आकर्षण रखती हैं। ILO ग्लोबल सर्वे 2021 ने दर्ज किया है कि वर्क फ्रॉम होम या जॉब फ्लेक्सिबिलिटी महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म जो दूरस्थ कार्य की अनुमति देते हैं, सिद्धांत किसी भी स्थान पर पुरुषों और महिलाओं के लिए सुलभ है। हालांकि इंटरनेट और स्मार्टफोन तक पहुंच एक निषेधाधिकारी कारक हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिलाओं की इंटरनेट और स्मार्टफोन तक पहुंच पुरुषों की तुलना में पर्याप्त कम है। जीएसएमए मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में 41% पुरुषों की तुलना में केवल 25% महिलाओं के पास स्मार्टफोन थे। गिग और प्लेटफॉर्म सेक्टर में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस अंतर को पाटना आवश्यक होगा। अब चलिए FLFP दर में वृद्धि लाने के उपाय के बारे में देखते हैं। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना होगा, जिसमें गिग प्लेटफॉर्म और देखभाल क्षेत्रों के साथ साथ उत्पादन संबंध प्रोत्साहन, जिसको प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव PIL शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, योजना के तहत आने वाले अन्य उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार अवसरों का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण भी महिलाओं के लिए लाभप्रद हो सकता है, जिन्हें सामाजिक मानदंडों, घरेलू जिम्मेदारियों या सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण भौतिक गतिशीलता की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हमें महिलाओं की डिजिटल पहुंच और उभरते हुए क्षेत्र में रोजगार अवसरों का लाभ उठाने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यों की आवश्यकता है जो सुपरिभाषित परिणाम लाते हों। निवेश में वृद्धि। बेहतर स्वास्थ्य एवं देखभाल सुविधाओं में अधिकांश निवेश से न केवल लोगों की सेहत में सुधार होगा और इस प्रकार उनकी आर्थिक उत्पादकता में भी सुधार होगा, बल्कि महिलाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर भी पैदा होंगे। केयर एंड वर्क केयर जॉब्स फॉर द फ्यूचर ऑफ डिसेंट वर्क फॉर ILO रिपोर्ट। एशिया एंड द पैसिफिक 2018 के प्रमुख निष्कर्ष में संकेत दिया गया है कि केयर इकोनॉमी में बढ़ते निवेश में वर्ष 2030 तक भारत में कुल 69 मिलियन नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। नवीन और उभरते क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को भौतिक संपत्ति, क्रेडिट सुविधाओं, रिवॉल्विंग फंड आदि के माध्यम से रोजगार योग्य कौशल दोनों ही हासिल करने में सक्षम बनाना महत्वपूर्ण है। बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करना। यह पहल महिलाओं को उनकी देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों को प्रतिबंधित करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करेगी, जिससे भुगतान प्राप्त रोजगार के लिए पर्याप्त समय दे सकेंगी। कार्यालयों, परिसरों में सहयोगपूर्ण मॉडल के माध्यम से और औद्योगिक गलियारों में उद्योग संघों की मदद से बाल देखभाल सेवाओं की स्थापना के लिए भी निवेश किया जाना आवश्यक है। कामकाजी महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान करने वाली राष्ट्रीय शिशु गृह योजना नेशनल कैश स्कीम को सरकारी वित्त पोषण में कमी का सामना करना पड़ा है, जो योजना के प्रावधानों को पुनर्जीवित करना और सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर शिशु गृहों के नेटवर्क को जोड़ना बेहद फायदेमंद हो सकता है। सार्वजनिक शिशु गृहों को कार्यस्थल समूह जैसे औद्योगिक क्षेत्रों, बाजारों, संघन, निम्न आय आवासीय क्षेत्रों के निकट संचालित किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें कि यूपीएससी में ऐसा क्या टॉपिक बन सकता है जिससे क्वेश्चन एडिटोरियल के लिए आ सकता है, तो उसका अभ्यास प्रश्न के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो कि है भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर को बढ़ाना न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि समावेशी विकास को बढ़ावा देने एवं सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। और अगर आपको टॉपिक ये पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।